हाँ जी बच्चों, a very 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 good morning to all of you and a very warm welcome to all of you to चेतन मलिक क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत दिल से स्वागत करते हैं हम लोग चेतन मलिक क्लासेस के अंदर। और एज यूजुअल हमेशा की तरह मुझे फटाफट से आपको बताना है कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है, और ऑडियो और वीडियो और ऑडियो क्लियर है नहीं है। फटाफट से आ जाओ जी, ऑनलाइन आ जाओ। और ऑडियो वीडियो क्लियर। दीपक बंसल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कुलदीप गुड मॉर्निंग। निखिल गुड मॉर्निंग। डिम्पल, शिवम, सबको बहुत बहुत दिल से स्वागत आप सब लोगों का। दिशांक, कुलदीप, कोमल, खेल प्रकाश, बंसी, अक्षत, ज्योतिका, आकाश गुप्ता, ललित गुप्ता, निखिल, लक्षिता, प्राची, वंश, शुभांगी, सबको बेटा बहुत बहुत वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा, आकाश, सबको बेटा सबको मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग। रुपेश, चित्रा, सुनील, सुनी आई गेस, पुष्कर। और बेटा एक बार ये भी साथ साथ बता दो, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट। ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर है नहीं है, ये भी फटाफट से बताओ तो हम आज की क्लास शुरू करें। दीपिका दहिया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। निखिल अग्रवाल, बेटा कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों गुड मॉर्निंग। मोहम्मद कामरान, गुड मॉर्निंग। दिशांक, पेश, चलो जी। मेरे को लग रहा है सब कुछ क्लियर है, एकदम मजेदार, बढ़िया वीडियो आ रही है, बढ़िया ऑडियो आ रहा है। तो शुरू करते हैं जी आज की क्लास एनर्जी के साथ। फुल एनर्जी है ना? एनर्जी आज चीखम चिल्ली शुरू करनी है एकदम तरीके से, सारा रिवाइज करने वाले हम लोग। बेटा चक्कर खा के गिर मत जाना, कुछ खा पी के बैठा करो मजे से, फुल 100% एनर्जी के साथ। चले जी शुरू करें कहानी आज की। चले जी शुरू करें। अमन अंसारी का अपना ही बेटा जीवन चल रहा है, वो कह रहा है बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं। बेटा मुझे क्या पता, मैं कोई सीबीएसई में थोड़ी हूं, या मैं कोई बोर्ड के एग्जाम थोड़ी कंडक्ट करता हूं। अगर मुझे पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है तो बेटा मजा ही आ जाता। सुनो जी, अब कहानी सुनना जरा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की कहानी। अब बातें कर दो बिल्कुल बंद। अब सुनो, सबसे पहले हमने चैप्टर शुरू किया था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने एक छोटी छोटी पॉइंट पढ़ा था। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जी? इकोनॉमी का मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशन, यहाँ पे दो फैक्टर प्रिवेल करते हैं। कौन से दो फैक्टर प्रिवेल करते हैं जी? अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे साथ साथ चीखम चिल्ली एकदम शुरू हो जानी चाहिए। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या आता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी, और जब आप इकोनॉमी की स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है जी? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड्स। इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली? हाउस होल्ड से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है। फिर हमने पढ़ी थी अलग अलग डेफिनेशंस। अलग अलग डेफिनेशंस में हमारा पॉइंट जो निकल के आया था वो ये आया था, साइंस ऑफ वेल्थ कहा जी एडम स्मिथ ने, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग कहा एल्फ्रेड मार्शल ने, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग किसने कहा? रॉबिन्स ने, साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुअल्सन, हाउ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्क्स हेनरी स्मिथ, एंड व्हाट ऑल इकोनॉमिस्ट डू, इज, जेकब वाइनर। फटाफट से आगे आ जाओ। नेक्स्ट,
हमने किया था जी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। जो हम इंडिविजुअल लेवल पे बातें करते हैं दैट इज माइक्रो, जो हम एग्रीगेट की बात करते हैं दैट इज मैक्रो। ये इंडिविजुअल इनकम, ये नेशनल इनकम, इसके मेन टूल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इसके मेन टूल्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये नैरो इन स्कोप है, ये वाइडर इन स्कोप है। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये जनरल इक्विलिब्रियम। और लॉकआउट इन अ पर्टिकुलर कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो, लॉकआउट इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जी हमारी इकोनॉमी की? 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोविजन। उसके बाद हमने पढ़ा था जी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर में हमने पढ़ा था पॉजिटिव एआर और नॉर्मेटिव एमपीएच। जब मैं पास्ट और प्रेजेंट की बात करता हूं यानी व्हाट इज, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ एंड रॉबिन्स ने दिया था जजमेंट्स आर नॉट गिवन, और एक्चुअल सिचुएशन की ये बात करता है। लेकिन जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं व्हाट ऑट टू बी, ऐसा किसने कहा था? मार्शल, पिगू और हिक्स ने। इसमें जजमेंट दी जाती है और ये एकदम आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। आइडियलिस्टिक मतलब जैसी हम चाहते हैं। पीपीसी का मतलब क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो दो गुड्स अलग अलग बनाए जा सकते हैं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जब मैं कर्व की फॉर्म में दिखाता हूं दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बहुत सारे नाम थे, कुछ इसकी अजम्पशन थी। दो गुड्स होने चाहिए, इनपुट फिक्स रहनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए और रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। उसके बाद हमने इसका एग्जांपल किया था। और मैं मुद्दे की बात पे आता हूं जो एग्जाम में आता है। मुद्दे की बात यह है कि जब आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, पीपीसी चेंज हो जाए, इसका मतलब मार्केट में रिसोर्सेज कम हो गए हैं, मार्केट में रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप एक पॉइंट अंदर थे और उसके ऊपर एक पॉइंट आ गए हो तो दैट मींस पहले अंडर यूटिलाइजेशन था, अब आपका फुल यूटिलाइजेशन है। और अगर आप पॉइंट बाहर चले जाते हो दैट मींस आपका ओवर यूटिलाइजेशन हो गया है, जो कि नॉट पॉसिबल। बात एक ही है बेटा, वो बात एक ही है। शुभ, आगे आ जाओ। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को आप कैसे पढ़ सकते हो? डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव का मतलब जनरल से पर्टिकुलर पे आना, इंडक्टिव का मतलब पर्टिकुलर से जनरल पे जाना। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स को जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज अगेन कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था जिसका हमने समरी चार्ट बनाया था। हमारी 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। कैपिटलिस्ट का मेन मतलब क्या था? जहां पे प्राइवेट प्लेयर होते हैं। सोशलिस्ट का मेन मतलब जहां पे सारी चीजें आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और मिक्स में क्या था जी? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल रहता है। और ये हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेएम कीन्स ने। और हमारे इंडिया में लगती है जी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को और मिक्स्ड को हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसका हमने चार्ट बना लिया था कैपिटलिस्ट का, जिसे हमें आज समझना है जी। कैपिटलिस्ट के चार्ट को हमें समझना है। कैपिटलिस्ट में वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। कैपिटलिस्ट का जो समरी पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पे सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, जो कि काम करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और जहां पे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप कुछ भी किसी भी तरह की एंटरप्राइज बना सकते हो, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइजेस जो डिटरमाइन किए जाते हैं वो डिमांड सप्लाई की मदद से किए जाते हैं कि मार्केट में कितना डिमांड कितना सप्लाई है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मतलब कि ही इज फुली फ्रीडम पे है वो अपनी, कि वो कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद सकता है। बहुत सारा कंपटीशन है, जो उसको अच्छा लगेगा वो खरीद लेगा। ये बेसिक पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब मैं एक एक करके आऊंगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, आ जाओ जी, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो। और अपनी अपनी तलवारें निकालने के बाद आ जाओ जी, शुरू करें कहानी मेरी जुबानी। आओ जी, तलवारें निकाल लो सब अपनी अपनी। सुनो, अब कहानी सुनना। कैपिटलिस्ट का जो मेन मोटिव है वो यहां पे लिख लो। मेन है जी प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स, जब आप ये लिख लेते हो प्राइवेट प्लेयर्स, तो काफी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट में सब कुछ ही ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, मार्केट में सब कुछ ही ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर है जी। मार्केट में एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा जी?
जब सब कुछ ही ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर है तो क्या होगा? अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि फीचर्स में आएगा कि जो मार्केट में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब किसके पास हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि आपके पास अधिकार है कि आप प्राइवेटली अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हुआ जी हमारा एक पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का क्या मतलब है जी? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है कि आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। मतलब कि आपका मन कर रहा है कि हम अंडे की रेडी लगाना चाहते हैं तो अंडे की लगा लो, आपका मन करता है सर हम आलू की रेडी लगाना चाहते हैं तो आप आलू की लगा लो। दैट इज योर विश, दैट इज कंप्लीटली योर विश। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस किसके पास है जी? कंज्यूमर के पास। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो कंज्यूमर के पास है कि वो कुछ भी चॉइस करना चाहे, मार्केट में कुछ भी चॉइस कर सकता है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर का जी मेन मोटिव क्या होता है? प्राइवेट प्लेयर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट प्लेयर्स का मेन मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है जी? सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट अब आता है पॉइंट कंज्यूमर सोवर्निटी। कंज्यूमर सोवर्निटी इसका क्या मतलब है? कंज्यूमर सोवर्निटी, इस पे मैं घूम फिर के आता हूं लास्ट के अंदर, इस पे मैं कंज्यूमर सोवर्निटी के अंदर घूम के आता हूं लास्ट में। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे मैं घूम के आऊंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझाऊंगा। और रादर मैं चाहूंगा कि कंज्यूमर सोवर्निटी आप लोग बुक में से रीड करें, क्योंकि ये बहुत नया पॉइंट है। और आप लोगों के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब रीड करवाता हूं और आप मुझे बताओगे कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब क्या है। बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल पॉइंट है। ये रही जी बुक, कंज्यूमर सोवर्निटी। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो गया है, मैं 2 मिनट के लिए इसको कम कर देता हूं। कंज्यूमर सोवर्निटी, देखो जी, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर इज द किंग का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, दीपिका ने बिल्कुल सही जवाब ऑलरेडी दे दिया है। कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग, मतलब कि दैट द बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन द गुड्स एंड सर्विसेज। बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होंगी मार्केट में और कितनी क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जहां पर सारी की सारी चीजें ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जहां पर सारी की सारी चीजें ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर हैं, वहां पे कंज्यूमर इज द किंग का क्या मतलब है कि मार्केट में कंज्यूमर को जो चाहिए, जितना चाहिए, हर व्यक्ति उसके हिसाब से ही प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर हैव अनब्रिडल्ड फ्रीडम टू चूज गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब कंज्यूमर के पास पूरी चॉइस है कि वो कुछ भी चुन सकता है मार्केट में। इन अदर वर्ड्स, therefore you can say producer have to produce goods and services which are preferred by the consumer। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर को वही माल बनाना पड़ेगा जो कंज्यूमर को चाहिए। तो कंज्यूमर सोवर्निटी के अंदर आप क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ पे लिख सकते हो छोटा सा अपने लिए, ये क्योंकि समराइज नोट्स हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंज्यूमर इज किंग। इसका मतलब क्या है? जो कंज्यूमर को चाहिए हम लोग वही बनाएंगे और कंज्यूमर को पहली प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर यही काम करते हैं। लक्षिता का कहना है लेकिन कुछ के लिए लाइसेंस भी तो होता है, फॉर एग्जांपल लिकर। बेटा हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। जहां पे प्योर प्राइवेट सेक्टर है वहां पे लाइसेंस किससे लोगे? गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब हो गया कंज्यूमर किंग है, यानी जो काम होगा कंज्यूमर के हिसाब से होगा, कंज्यूमर को जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा उसको, और वही सब लोग प्रोड्यूस भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। कंपटीशन। कंपटीशन तो हमें पता ही है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्योंकि एक ही चीज को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है जी?
कंपटीशन, कौन कितना बढ़िया माल बनाएगा, जो सस्ता बनाएगा। कंपटीशन तो वेरी हाई इन प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अब हमारी इंडस्ट्री को ही देख लो, कोचिंग इंडस्ट्री को, एजुकेशन में देख लो, हमारे सीए में ही देख लो आप, कोचिंग को लेके बहुत अच्छा कंपटीशन है एंड बहुत अच्छे से हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उसके अंदर ऑल इंडिया बेसिस पे। तो बहुत मजा आ रहा है कंपटीशन करके आप लोगों को पढ़ा के। राधा ने बिल्कुल सही बोला, इट मींस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर व्हाट बायर्स वांट द प्राइवेट प्लेयर विल बी प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है बेटा। और लास्ट पॉइंट आता है कैपिटलिस्ट का, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट किसी भी चीज में बीच में नहीं आने वाली है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आई होप यहां तक के पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए हैं। मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट के लिए रुकूंगा और 2 मिनट के अंदर इस फीचर्स में, सिर्फ फीचर्स में आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझसे अभी के अभी पूछेंगे। 2 मिनट के लिए आप फीचर्स को पढ़ो, खुद को समझाओ, और नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछो, तब हम आगे चलेंगे। जी पढ़ो जी फटाफट से। आर्यन का कहना है कि सर कोचिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। बेटा कोचिंग इंडस्ट्री का मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पहला फीचर बेटा, पहला तो कुछ भी नहीं है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका अधिकार है, जब सब चीज प्राइवेट प्लेयर के पास ओन्ड है तो आप भी अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट कहता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारी की सारी चीजें आर ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एब्सेंस है किसका, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, यानी गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वो सब प्राइवेट प्लेयर्स ओन करते हैं और उनके ऊपर मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से ओन करना चाहते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से होता है। चले जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं जी, अब इसके फायदे और नुकसान। इसके आते हैं जी फायदे और नुकसान। पहले मैं आऊंगा जी मेरिट्स पे। मेरिट्स में सबसे पहला इसका फायदा क्या है जी, सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है, तो जब सारे प्राइवेट प्लेयर्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी अपने आप रेगुलेट हो रही होती है या हो जाती है, गवर्नमेंट को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। अपने आप सब कुछ रेगुलेट हो रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस इज अ फायदा, बिकॉज गवर्नमेंट जब बीच में आती है किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, तो आप देखते हो कि उसमें क्या फायदे क्या नुकसान। गवर्नमेंट की एडमिन कॉस्ट भी लगती है, गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है सब कुछ रेगुलेट करने के लिए, तो वो सारी चीजें बच जाती है। दिस इज अ फायदा। नेक्स्ट, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। ये एक अच्छा पॉइंट है। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन का क्या मतलब है कि जब सब लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं तो क्या होता है, दोनों में से फॉर एग्जांपल एक ही चीज को देने के लिए 10 लोग हैं मार्केट में अवेलेबल, तो वो आपस में जब क्या करते हैं जी, एक दूसरे से कंपटीशन, तो ग्रेटर एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ जाती है। और उससे क्या होता है जी, जब एफिशिएंसी ज्यादा आ जाती है तो कंपटीशन फायदा देता है किसको, इनडायरेक्टली कंज्यूमर को। अभी फॉर एग्जांपल आपकी गली में या पहले की बात करें, आपके आसपास ही मार्केट में 10 मोमोज वाले घूमते होंगे,
10 मोमोज वाले होंगे आपके आसपास मार्केट में, लेकिन एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए वो एक दूसरे से अच्छे मोमोज बनाते होंगे। खैर ये बात लड़कियों को ज्यादा पता होगी, मोमोज लड़कियों का ज्यादा फेवरेट डिश है ना जी। तो कंपटीशन जब बढ़ता है ना, जब किसी चीज का कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन बढ़ने से इनडायरेक्टली कंज्यूमर को फायदा होता है, क्योंकि लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और कंज्यूमर आपके पास तभी आएगा जब आप एफिशिएंटली काम करोगे। तो कैपिटलिस्ट जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी, लोग एफिशिएंटली काम करते हैं और नई नई चीजें इनोवेट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस बात है, जब सब लोग अच्छे से काम करेंगे, जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी, नई नई रोज इनोवेशन होगी, तो पूरे देश की ही क्या होगी, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, सिंपल है। उसके बाद अब क्योंकि रिसोर्सेज तो देखो जी लिमिटेड है, अब ध्यान से सुनना, पूरी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है जी वो तो है लिमिटेड, लिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज कोई भी ओन कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर कोई भी ओन कर सकता है। और प्राइवेट प्लेयर जब आपस में इतना तगड़ा कंपटीशन, टफ कंपटीशन एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उनको उन रिसोर्सेज को अच्छे से भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और हम एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, हाई प्रॉफिट कमा पाएंगे, कंज्यूमर तक सस्ता और बढ़िया माल पहुंचा पाएंगे, अगर हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है कैपिटलिस्ट के अंदर। जब इतने सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, आपस में टफ कंपटीशन है, सबको अच्छे से अच्छा माल बनाना है सस्ते दाम पर, तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बात वही होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है जी, मिनिमाइज, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे होते हैं, ऑप्टिमम तरीके से, बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके बाद कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू हायर कंपटीशन, ये बात भी हमने पढ़ ली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, कंपटीशन जब बहुत ज्यादा टफ होता है तो हर कोई व्यक्ति अच्छे से काम करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने पास लेकर के आना चाहता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली बेनिफिट तो कंज्यूमर का ही होता है, जो इस समय आपका हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि आपको हमने इतने बढ़िया डिस्काउंट के साथ क्लासेस दी हैं कि मजे तो वैसे, सब सही बताऊं, जीवन के मजे तो आप ही लूट रहे हो वैसे, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंट्री एज अ होल बेनिफिट्स थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी, वही बात हो गई, घूम फिर के पॉइंट वही आ रहे हैं, जब कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, जब कंट्री ग्रो करेगी, तो इनडायरेक्टली कंट्री क्या होगी, होल कंट्री जो होगी वो बेनिफिट में जाएगी, क्योंकि पूरा ही कंट्री अच्छे से काम करेगा। इट प्रिजर्व्स ऑल द राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हमने किसी के लिए रिजर्व नहीं किया, मतलब कैपिटलिस्ट में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, जैसे मिक्स में क्या होता है, अब हमारे इंडिया में क्या है कि रेलवेज है, अब वो रेलवेज क्या है कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी है, गवर्नमेंट चलाती है, वहां पे वो किसी को एंटर करने नहीं देती है, तो यहाँ पे अब कैपिटलिस्ट में क्या है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हमने मिनिमम रिजर्व किसी के लिए रख दिया हो कि आप इतना इस फील्ड में नहीं आ सकते हो। कैपिटलिस्ट में क्या है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो आप जा सकते हो, यू हैव फुल राइट टू फ्रीडम, कि आपने अंडे की रेडी लगानी है, कोचिंग खोलना है, एविएशन, अपने एयरप्लेन चलाने हैं, अपनी रेलवे चलानी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव फुल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी फुल राइट टू फ्रीडम अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं जी, इट प्रिजर्व्स, ये तो हो गया। अब इसमें होता क्या है, जब प्राइवेट प्लेयर हैं सारे मार्केट में और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो हर नया व्यक्ति, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं। रिस्क लेके क्या होता है, ये तो होता ही है, प्राइवेट प्लेयर में क्या चाहिए, जितने भी प्राइवेट प्लेयर है, कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है, तो हम ज्यादा रिस्क पे भी गेम खेल जाते हैं, क्योंकि हमें दूसरों से एफिशिएंट बनना है, नई चीजें लेके आनी है, तो हम रिस्क ज्यादा लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरल क्लास डेवलप होती है। मतलब अब एक बात बताओ, इंडिया में अगर गवर्नमेंट सेक्टर ना हो और हर किसी को अपना बिजनेस खोलने के लिए पैसा दे दिया जाए, इंडिया में तो खैर पैसे की कमी है, अगर हम पैसा दे दें तो हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट छुपा है कि वो बिल्कुल कम दाम पे ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हैं
जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं हो सकती। भारत का तो नाम ही क्या है, भारत नहीं था पहले, इंडिया का नाम पहले क्या था पता तुम्हें? इंडिया का नाम पहले था जुगाड़। तो इंडिया में तुम्हें हर फील्ड में, हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास हर चीज का क्या होगा जी, जुगाड़ होगा, जो कि बहुत सस्ते दाम पे बहुत बढ़िया चीज आपको अवेलेबल करा सकता है। जिससे क्या होगा कि आपके पास बहुत अच्छे लेवल के एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस ओनर्स निकल करके आएंगे, जो बहुत स्मार्ट माइंड के होंगे, अच्छा टैलेंट निकल करके आएगा। और ये सारी बातें कहां होती हैं, कैपिटलिस्ट में। जब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, यू आर अलाउड टू डू एनी बिजनेस। और जब सब लोग आर अलाउड टू डू एनी बिजनेस, तो ड्यू टू हाई कंपटीशन आपको अपने अंदर एफिशिएंसी लानी है। एफिशिएंसी लानी है तो आपको स्मार्टली टैलेंट के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे एक स्मार्ट टैलेंटेड लोग हमारे सामने आएंगे। तो एक अच्छी क्लास के ओनर्स, एक अच्छी क्लास के एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाते हैं अपने आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट बेटा, सोन चिड़िया वोन चिड़िया कुछ नहीं था, इंडिया का नाम था जुगाड़। सोन चिड़िया पोन चिड़िया, सोन पर ही बचपन में आता था बेटा, अब तो खत्म हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद ये थे हमारे जी मेरिट्स। मेरिट्स मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में होने वाले फायदे। अगेन मैं आपको बोलूंगा, आपको पता है 2 मिनट में बनती है मैगी, और 2 मिनट में के लिए मैं आपको देने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी मैगी ना बनाएं, आप मेरिट्स पढ़ें। और मेरिट्स को पढ़ के आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, आपके लिए आपका छोटा भाई हमेशा तैयार है। मैं आपके डाउट्स की इंतजार करूंगा, 2 मिनट का आपको टाइम दूंगा। फटाफट से एक बार गो थ्रू हो जाओ, रीड कर लो, खुद को समझा लो, खुद को पढ़ा लो। नहीं है खुद को पढ़ाने का मजा, मम्मी पापा को सामने बिठाओ, भाई बहन को सामने बिठाओ, उनको पढ़ाओ। और ज्यादा गुस्सा आता है तो उनको सामने मत बिठाना, किसी XYZ किसी खिलौने को अपने सामने बिठाओ, दे दे के उसमें चांटे बजाओ और उसको समझाओ, भाई तेरे को समझाना है। तो हमें टीचर बन के खुद को समझाओगे सारे पॉइंट, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अभी के अभी ये काम आपको करना है और मेरे से डाउट लेने हैं। मेरिट्स में आपको कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई, कृपया करके बताएं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है बेटा कि इट प्रिजर्व्स ऑल द राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम। मतलब कि जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, वहां पे आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी, राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, क्या फ्रीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, फ्रीली आप कोई भी काम करना चाहो कर सकते हो, और आपके पास कोई भी आपको रोक टोक करने के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट कहता है कि जहां पर, सुनो जी, लास्ट पॉइंट ये कहता है, लास्ट वाला पॉइंट जो है, जब एक बात बताओ, जब मार्केट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मतलब कि आपके पास राइट है, आप कोई भी अपनी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज बना सकते हो, यानी एंटरप्राइज कोई भी बना सकते हो, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नए नए लोग हैं वो अपना नया नया दिमाग चला के, स्मार्ट वर्क करके, टैलेंट दिखा के नई से नई चीज मार्केट में डेवलप करेंगे, इनोवेट करेंगे, एफिशिएंसी लेकर के आएंगे। जिससे होगा क्या, जब हम सारे लोगों को ये अधिकार दे देंगे कि भाई यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, तो स्मार्ट पीपल मतलब जो एक अच्छे लेवल के ओनर्स हैं, जो अच्छे लेवल के एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर सकते हैं, वो निकल करके सामने आएंगे। तो हमने यही बोला कि जब सब लोग फ्री हैं काम करने के लिए, तो इट एनकरेजेस रिस्क टेकिंग। मतलब आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आप रिस्क लोगे, और रिस्क लेने से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरल मतलब जो ओनर्स हैं, एक अच्छी ओनर्स की क्लास सामने निकल के आएगी, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर रखती होगी और अच्छे से काम करना जानती होगी। बेटा ये फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज और फ्रीडम ऑफ चॉइस में ये फर्क है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होती है बिजनेस के एंगल से, कि आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी तरह की एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। और फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कंज्यूमर के एंगल से, कि आपके पास भी ऑप्शन है कि आप कुछ भी चुन सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको चुन सकते हो। बेटा आर्यन कह रहे हैं ड्रग्स वेपन के लिए भी परमिशन नहीं लेना होगा। बेटा नहीं लेना होगा, जब कैपिटलिस्ट बोल दिया गवर्नमेंट है ही नहीं वहां पे, तो आपको परमिशन नहीं लेना। लेकिन तू ड्रग्स की बातें क्यों कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आई। आर्यन मेरे लाल, मेरे पीले, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, तुम्हारे माता पिता से लगता है बात करनी पड़ेगी। ड्रग्स की बातें करते हो, आज बेटे तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ, मम्मी को फोन लगाता हूँ, पेरेंट्स को फोन लगाता हूँ, जरा इसके बैग वैग चेक करो, अलमारी चेक करो, ड्रग्स की बातें कर रहा है लड़का तुम्हारा। शुभ मिश्रा, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना ही पड़ेगा। बेटा वो तो करना ही पड़ेगा, कहने की बात है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि
कैपिटलिस्ट सिस्टम अपने आप काम नहीं करेगी बेटा, होड़ मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाएगी चोर बाजारी। थर्ड पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं। हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी क्योंकि सब लोग ग्रेटर एफिशिएंसी और इनोवेशन से काम कर रहे हैं। चले जी आगे चले, कहानी हो गई क्लियर? फटाफट से बताओ, अब फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो सर चलो आगे, तो मैं आगे चला जाऊंगा। तुम नहीं कहोगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी ना जब, एक बात बताओ कि मैं एफिशिएंसी से काम करूंगा, मैं नई नई चीजें डेवलप करूंगा और मैं हर रिसोर्स को तरीके से इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे माल को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो तो क्या होगी, मिनिमाइज। अब मैं मोमोज की रेडी लगा रखी है मैंने, ठीक है, मेरे साथ वाले ने भी मोमोज की रेडी लगा रखी है, वो 10 के 5 देता है। अब मैं जब तक 10 के 6 नहीं दूंगा तब तक मुझे फायदा नहीं होगा, कंज्यूमर मेरे पास नहीं आएगा, और 10 के 6 देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ नया जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने गोभी के साथ मूली मिलाई और उसको मोमोज के अंदर फिल करना शुरू कर दिया, जिससे मेरी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि मूली सस्ती आती है, गोभी महंगी आती है, उससे मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो गई। मैंने एफिशिएंसी से काम किया, कुछ नया इनोवेट किया और अपने रिसोर्सेज को तमीज से यूज किया, जिससे मोमोज बनाने की मेरी कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। प्राची का कहना है सर कोई नहीं देता 10 के 6। बेटा देखो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो आज तक ना खाए ना मैंने रेडी लगाई, ठीक है। अब चलो जी आगे चलते हैं, अगली कहानी। अगली कहानी है जी डीमेरिट्स। अब डीमेरिट का मतलब क्या है, नुकसान। कैपिटलिस्ट सिस्टम के क्या नुकसान है, मतलब आप इमेजिन करो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट ना हो, सारे प्राइवेट प्लेयर्स हो। मतलब आज अगर इंडिया में से गवर्नमेंट की रेगुलेशंस या गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चली जाएं, तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, जरा ध्यान से देखना। क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा जी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। पहला पॉइंट, इसका क्या मतलब है भाई, इनइक्वालिटी तो आनी आनी है। प्राइवेट प्लेयर भी जिसके पास पैसा नहीं है वो कोई गाड़ियों का शोरूम तो खोल नहीं पाएगा, वो छोटा मोटा कोई काम कर पाएगा, लेकिन जिसके पास अंधा पैसा है, अंबानी, वो बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और इकोनॉमिक में एक इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस होगी। जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता रहेगा और जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता चला जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रीसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। इसका क्या मतलब है, इसको आप लिख सकते हो, अब मेरे को हिंदी भी नहीं आती, मैं चलो इसको ऐसे समझाता हूं। प्रीसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, इसका मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल अंबानी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब ऑब्वियस बात है वो किसके अपने आप ऑटोमेटिकली उसके बेटे के पास चली जाएगी। प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो प्रीसिडेंस क्या होंगे, जो किसी मेरे माता पिता या पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो पुश्तों से मेरी प्रॉपर्टी चलती आ रही है, वो आगे आगे बेटों में बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन का भी तो राइट है, ह्यूमन राइट से ज्यादा हमारे यहाँ पे पुश्तों को अधिकार दिया जाता है। अब यही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो अंबानी की प्रॉपर्टी है, जो अंबानी की प्रॉपर्टी है वो अंबानी के बच्चों में बढ़ती जाएगी, और वो दिन प्रतिदिन, साल 10 साल, 100 साल में, आने वाले 200 साल में उनकी प्रॉपर्टी और उनकी वेल्थ 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाएगी। वो इतने अमीर हो जाएंगे और गरीब आदमी उतना अमीर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है वो उसी वंशवाद में, उसी पुश्तों में चलती चली जा रही है, जबकि ह्यूमन का राइट इक्वल होना चाहिए। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट का मतलब सब कुछ प्राइवेट प्लेयर का है, तो एक व्यक्ति का इतना सारा क्यों और एक व्यक्ति का इतना क्यों, तो ह्यूमन के राइट्स इक्वल नहीं होते अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब जब लोग आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, वाइड डिफरेंस आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज के अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज के अंदर। अब जैसे कि अंबानी के बेटे को, आकाश अंबानी को, मुंबई इंडियंस की टीम मुफ्त में मजे से मैनेज करने के लिए मिल गई। भाई पैदा हुआ नहीं, भाई के नाम पे मुंबई इंडिया की टीम है, क्या आप और हम कोई मुंबई इंडियंस की टीम खरीद सकता है, नहीं। तो
तो इससे क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज में कितना डिफरेंस है, वो पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं, फिर भी उसको इतनी हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और जो नॉर्मल लोग बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। दिस इज अ डीमेरिट कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से ये कहानियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या इग्नोर हो जाता है जी, ह्यूमन वेलफेयर इग्नोर हो जाता है। जब सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास होंगी, जब सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, जब सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा जी, प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो सोशल वेलफेयर तो हमारी इकोनॉमी से क्या हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट, अब ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी डिमांड पैटर्न डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब इनकम में इतनी इनइक्वालिटी है तो जो डिमांड पैटर्न है, अब डिमांड पैटर्न का मतलब समझना, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, हमारे देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, एक तरफ तो वो चंकी पांडे की बेटी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो ये कहती है कि मैंने आज अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल की, क्यों, मेरी मर्सिडीज का एसी खराब हो गया था तो मैं मर्सिडीज में आई हूं और इस बिल्डिंग में विदाउट एसी मैं गाड़ी में आई हूं, मैंने लाइफ में देखो कितना स्ट्रगल किया है। एक तरफ तो ये कहानी चल रही है और एक तरफ आम जनता इतनी ज्यादा इंडिया में भूखी मर रही है, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, खाने को 2 वक्त के पैसे नहीं है। ये हो क्या रहा है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी गैप क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से जो डिमांड है मार्केट में वो रियल नीड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मार्केट में जिस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है वो तो कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा, और एक तरफ जो अमीर लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं जी हमें क्रेटा लेनी है, हमें वरना लेनी है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें BMW लेनी है। क्या ये जो डिमांड है मार्केट की, क्या ये रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं? क्या नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इतना ज्यादा इनइक्वालिटी हो चुकी है कि अमीर आदमी को जो चीज चाहिए उसके पास पैसा है, लेकिन वो डिमांड असलियत में पूरे इंडिया के रियल नीड्स को शो नहीं कर पाती है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है मार्केट में कि एक वक्त की रोटी खाने के पास किसी के पास पैसे नहीं है, वो व्यक्ति कुछ मार्केट में डिमांड ही नहीं कर रहा, और एक तरफ जो अमीर लोग हैं उनको सैनिटाइजर चाहिए प्रॉपर, उनको भैया मैदे चाहिए केक बनाने के लिए, उनको हर्शीज का सिरप चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, और एक तरफ गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा। तो क्या ये जो मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, क्या ये डिमांड रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी की जो असलियत में नीड्स हैं, क्या उनको रिफ्लेक्ट करती है? नहीं करती। कसम खा लो, सब लोगों ने इस समय, मैं बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये बात दिल की बात है, मोदी जी ने भी ये बात कह दी थी। क्या कह दिया था? बेटा धरती से ना कोरोना को खत्म करना है, मैदे को नहीं। दुनिया मैदा खत्म करने में लग गई। भाई रोज मैं देखता हूं किसी का इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट आ रहा था, आज केक बनाया, आज ये किया, आज गोलगप्पे बनाए, आज टिक्की बनाई, आज ये किया वो किया। भाई लॉकडाउन ना हो गया, तुम्हारी तो पिकनिक हो गई। लेकिन जो व्यक्ति बेचारे सड़कों पे, आप सोचो, एक इमेजिन करो पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन, कि जो बेचारे सड़कों पे रेड लाइट पे भीख मांगते थे, और वो कितने आज की डेट में, कितनी, हर रेड लाइट पे आपको कोई ना कोई मिलेगा, ऐसे कोई रेड लाइट खाली आज की डेट में है ही नहीं। वो कितनी करोड़ जनता है, वो बेचारी लॉकडाउन में क्या हुआ होगा उनका, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, उनकी भीख आनी बंद हो गई, और भीख से उनका डेली का खाना चलता था वो आना बंद हो गया। उसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, जो कि डेली वेजेस अर्नर थे, जिनका खाना बंद हो गया, और यहां तुम्हारे केक नहीं खत्म हो रहे, गोलगप्पे नहीं खत्म हो रहे, भाई घर पे बना के तुमने ऐसी तैसी फेर दी। तो पॉइंट क्या है कि क्या ये जो आपकी डिमांड थी मार्केट में, सडनली मैदे की डिमांड बढ़ गई। भाई लोगों को केक खाना घर पे, लोगों को गोलगप्पे खाने, लोगों को मोमोज खाने, इतना सब कुछ घरों पे आपने बनाया होगा, सब कुछ जो कि मैं फेसबुक वगैरह पे देखता हूं। तो क्या ये सब डिमांड रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को दिखाती है? बिल्कुल नहीं दिखाती, क्योंकि इनकम में इतनी इनइक्वालिटी है कि जो बेचारा गरीब आदमी है वो डिमांड ही इतनी सी करता है। अब मार्केट में आटे की डिमांड बहुत कम है, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए रियल नीड्स उसकी आटा ही है, उसकी डिमांड कम क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। एक तरफ जो बहुत अमीर आदमी है वो मैदा, बेसन, सूजी, पता नहीं क्या क्या मार्केट में डिमांड कर रहा है। तो इनकी डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा है और ये ज्यादा माल खरीदते हैं। तो क्या ये जो ज्यादा डिमांड मार्केट में दिख रही है, मार्केट में क्या दिख रहा है, यार इतनी इन चीजों की तो इतनी डिमांड है, क्या ये डिमांड रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को शो कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है जी।
बिल्कुल सही कहा, मैगी भी मार्केट में खत्म हो चुकी है आज की डेट। रोहित प्रजापति ने पूछा है कि सर आपके पास कौन सी कार है। बेटा वैसे सही बताऊं, मैं आज थोड़ा सा तुम्हें कहानी सुनाई देता हूँ, हल्की सी कहानी है मेरे बारे में। मैं मतलब माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज ऑफ 5 years old। मैं 5 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। और माय मदर इज अ सिंगल अर्निंग हैंड, वो उनकी एमटीएनएल आपने सुना होगा, एमटीएनएल में जॉब करती थी। और मेरे 3 बहनें, तीनों मेरे से बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। और सिंगल अर्निंग हैंड है। और बहुत टफ टाइम हम लोगों ने देखा है, बहुत टफ टाइम, मतलब एक व्यक्ति कमा रहा है, दैट टू नॉट एट अ वेरी हाई पोजीशन, बहुत लोअर पोजीशन पे मेरी मम्मी, लोअर भी नहीं बोलूंगा, एक अच्छे मिडिल पोजीशन पे थी, एवरेज पोजीशन पे। एंड एक सैलरी थी और चार, टोटल 5 लोग थे, 3 भाई बहन हम और एक मेरी मदर। पर तीनों बहनों ने बहुत पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन था, बिजनेस तो हम सोच ही नहीं सकते थे कभी। बिजनेस हम लोग नहीं सोच सकते थे कि बस पढ़ लो, पढ़ लिख के बस इतना कैपेबल हो जाओ कि आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए और आप कहीं स्टैंड हो जाओ, बाद में लोग ये ना कहें कि इनके फादर नहीं थे तो ये कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। तो मेरी मदर ने मुझे, हमें बहुत अच्छे से पाला। मैं ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ कि ये रियल लाइफ है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, सच है ये सब। ठीक है, तो माय फादर एक्सपायर्ड जब मैं 5 साल का था और बहुत मुश्किल से हमने ये सारी चीजें डेवलप की। लेकिन मेरे दिमाग में बचपन से कीड़ा था कि भाई पढ़ तो लो ही, क्योंकि पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये नहीं था कि एक बना बनाया बिजनेस है, वहां जाके बैठ गया और मैंने बिजनेस आगे कंटिन्यू कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी और आपके सामने ये सीए, सीएस, बीबी, एमबी और लॉ मैंने किया। लेकिन बचपन से मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कहीं ना कहीं जो मैं लाइफ जी रहा हूं उससे आ, एक कदम या 10 कदम ऊपर उठना है। मैं वैसे आपको बता दूं, मैं पहले 450 स्क्वायर फीट 50 गज के घर में रहता था। मैं बहुत बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ। 50 गज का एक फ्लोर था, एक फ्लोर था जिसमें हम 5-6 लोग रहते थे, 50 गज का, 450 स्क्वायर फीट। और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने पहली 10th में अपनी एक स्कूटी ली थी, उसके बाद 12th में मैंने एक बाइक ली थी। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो भी मम्मी ने मेरे को दिलाई थी कि सीए कोचिंग वगैरह के लिए आपको 12th के बाद जाना पड़ेगा, तो यू कैन टेक दैट। और उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन मेरे बचपन से ही कीड़ा था कि मुझे कुछ अलग करना है। और मैंने बहुत मेहनत करी, कोचिंग इंडस्ट्री में आया, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि एजुकेशन लाइन इकलौती ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊं, पैसे कम से कम लगते हैं लेकिन आपकी मेहनत लगती है। आज की डेट में भी मैं 12 घंटे काम करता हूं, सुबह 7 बजे से लेकर मेरे को रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं टोटली बिजनेस में फोकस रहता हूं और काम करता हूं। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ पैसे अपने किसी रिलेटिव से उधार लिए थे जब मैंने चेतन मलिक क्लासेस को शुरू किया था। के पैसों से मैंने पैम्फलेट बांटे, एडवर्टीजमेंट शुरू की, एक जगह किराए पे ली। और आप सोच भी नहीं सकते, वो जगह मात्र 12,000 रुपये किराए में थी। 12,000 रुपये मैंने किराए पे जगह ले तो ली, लेकिन मुझे ये हुआ कि यार 12,000 आएंगे कहाँ से, मैं किराया दूंगा कहाँ से। मैंने बहुत ऐड की, जम के मेहनत की और हर बैच में मैं प्रोग्रेस करता चला गया। और आज की डेट में जो पहले मैंने एक ऑफिस लिया था 12,000 रुपये का, 10 से 12,000 रुपये का जो मैंने एक ऑफिस लिया था, उस उतना ऑफिस में आज की डेट में पीतमपुरा जैसे एरिया में हमारी एक काउंसलर बैठती है। और आज की डेट में हमारे 2 ऑफिसेज हैं अपने। आज हो गए इस चीज को, मैं बात कर रहा हूं एटलीस्ट 8 से 10 साल हो चुके हैं इस चीज को कम से कम। आज की डेट में हमारे पीतमपुरा जैसे, दिल्ली जैसे इलाके में अपने 2 ऑफिसेज हैं जो कि 300 गज ईच हैं, 300 गज के, यानी अगर आप इसको स्क्वायर फीट में निकालोगे तो 2700 स्क्वायर फीट का हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूट है। 2 अलग दिल्ली में, एक पीतमपुरा और एक कोहाट में। और अब आज की डेट में आई एम रिजाइडिंग, जहां मैं रहता हूं वो एक 600 गज का डबल स्टोरी फ्लोर है, जिसपे मैंने अपना ये खुद का इंस्टीट्यूट भी डेवलप कर लिया कि मुझे कहीं जाना ना पड़े। मैं अपने घर पे ही ऊपर वाले फ्लोर पे आके मैंने स्टूडियो अपना डेवलप किया हुआ है। 600 गज का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलो 5400 स्क्वायर फीट। और मैं कहां 450 स्क्वायर फीट में रहता था 50 गज में। आज 5400 स्क्वायर फीट इज ओन्ड बाय मी, मेरे नाम पे है। नो डाउट वो होम लोन वगैरह है, बट ठीक है, होम लोन लेके मैंने लिया। बट 5400 स्क्वायर फीट का मेरा अपना घर है, 600 गज, 300 गज के 2 फ्लोर है। एंड आई ओन अ BMW। BMW मेरा सपना था बचपन से, बहुत बड़ा सपना कि यार देखो तो सही इस गाड़ी में बैठ के कैसा लगता है। हमारे पास कभी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, बट टुडे आई ओन अ BMW 5 सीरीज। एंड ऑब्वियसली डे टू डे काम के लिए एक वर्ना हमारे पास है। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं
कि जीवन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, जीवन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस दिमाग में कीड़ा होना चाहिए। आज की डेट में भी ना, अगर मुझे कोई चीज नई शुरू करनी है अगले दिन, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे को नींद ही नहीं आती, और सपने वही होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। लोग उल्टा सोचते हैं, लोग सोचते हैं यार ज्यादा सोएंगे सपने देखेंगे। सपनों को सच करने के लिए आपको नींद से उठना पड़ेगा, और सपने वही होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। आपका कोई सपना है, उसको साकार करने के लिए आपको नींद अपनी छोड़नी पड़ेगी, और अपने आप होता है वो चीज ना, अपने आप होती है। हम किसी चीज को, ये बात दिमाग में डाल लो, मैं कुछ भी फोर्स करके आपसे नहीं करवा सकता जब तक आपके अंदर खुद का कीड़ा नहीं है। अगर आपके अंदर किसी चीज को करने का कीड़ा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर आपके अंदर कीड़ा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ भी काम किसी चीज को फोर्स करके नहीं कराया जा सकता। ऑन अ सीरियस नोट, जो भी मैंने आपको बोला ये बिल्कुल सीरियस नोट पर बिल्कुल सच था। आज की डेट में आई ओन अ स्टाफ ऑफ 20 पीपल, मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं सिर्फ हमारे कोचिंग सेंटर को संभालने के लिए, और बहुत टेक्निकली हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ, अभी भी आप देखोगे मेरे जो मैंने एक बैच अनाउंस किया है, मेरी सुबह आज आपसे पहले क्लास होती है 9 to 10:30, फिर 11 से 1 आपके साथ क्लास होती है, फिर दिन में मैं अपना पूरा बिजनेस संभालता हूँ 1 से 6, फिर 6 बजे के बाद मेरे इवनिंग के बैचेस शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद भी मेरे अंदर शांति नहीं थी, इतना बड़ा कीड़ा है मेरे अंदर कि सुबह 9 बजे से 10:30 मेरी क्लास होती है। अब मैंने एक अपना CA फाइनल का बैच अनाउंस किया है मॉर्निंग 7 to 9। मेरे अंदर कीड़ा है, मेरे को बहुत मजा आता है भाई। देखो, अगर आप मेहनत करते हो और उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत मजा आता है उस चीज को करने में। और जो मेरा सपना था, मैं इतने आलीशान घर में रहूं, मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, मैं पूरा मजे से रहूं, तो ये सब मेरे सपने थे जो मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पूरे किए हैं, जो आप भी कर सकते हो। आज की डेट में लिटरली मतलब मुझे कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अगर मुझे जो चीज चाहिए तो चाहिए। दिस वॉज माई एम कि काश मैं इतनी मेहनत करके इस लेवल तक पहुंच जाऊं कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए जिस पे मैं हाथ रखूं वो मुझे मिल जानी चाहिए। इतनी मुझे मेहनत करनी है, और वो कीड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो कभी खत्म होगा भी नहीं। जब तक आपके अंदर लालच नहीं है, भूख नहीं है, जब तक आपके अंदर लालच नहीं है, भूख नहीं, मेरे अंदर तो बहुत लालच है। लालच फेम कमाने का, नेम कमाने का, पैसा कमाने का, अपने स्टेटस को आगे लेके जाने का। जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने की भूख नहीं है, एक कीड़ा नहीं है, तब तक आप उस चीज को नहीं पा सकते हो। तो दिस वॉज माई रियल स्टोरी, जिस तक मैं यहाँ, जिस को फुलफिल करके मैं यहां तक पहुंचा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, नहीं बेटा मेरी कोई अकाउंटिंग फर्म नहीं है, मैं कोचिंग में संतुष्ट हूं। और सबसे बड़ी एक बात, सबसे बड़ी ये बात ये है जो मेरे दिमाग में थी कि भाई अगर मैं अमीर नहीं हुआ, इन द सेंस कि अगर मैं एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचा, तो भाई सुंदर लड़की मिल, तो आपको एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी जो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाला सीन है। तो मैंने उसके लिए भी बहुत मेहनत की यार, एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है कि कल को जब हम लड़की देखने जाए तो मैं BMW में जाऊं तो भाई आगे उनके आगे इमेज बननी चाहिए कि हाँ भाई लड़का बहुत होनहार है। तो ये भी एक पॉइंट था मेरे दिमाग में जिसने मुझे मेहनत कराई और मुझे बहुत आगे तक लेके आया। ठीक है जी। तो अब बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, एवरी डैम थिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस आपको पूरे जी जान से, पूरे कीड़े के साथ उसके पीछे लग जाना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस। चलते हैं जी आगे। तो ये कहानी थी हमारी, डीमेरिट्स हम लोग कर रहे थे। डीमेरिट्स में आ गया कि जो अमीरों का पैटर्न है, डिमांड पैटर्न, वो रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उस केस में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन। आ जाओ जी फटाफट से आ जाओ, अब आ जाओ कहानी पे आ जाओ वापस से। कहानी पे आ जाओ जी, वापस से आ जाओ कहानी पे। अब थैंक यू एवरीवन। और मैं आप लोगों को भी ये एक विश करूंगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो शादी से पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद आपके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं हर चीज की। से पहले मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो। खैर ये एक मजाक था।
पर जब तक आप अकेले हो तब तक अपने करियर के पीछे, अपने सपनों के पीछे आप भागो, आपके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर वो भूख खत्म हो गई, कीड़ा खत्म हो गया, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आओ जी, अब मेरा शुरू करते, आ जाओ, आओ जी आओ, फटाफट से अब आ जाओ, अब आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा डीमेरिट्स हम लोग कर रहे थे। डीमेरिट्स में हमने सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई कैपिटलिस्ट सिस्टम में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बाद जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो पुश्तों में बढ़ते चले गए, रादर देन ह्यूमन राइट, ह्यूमन के राइट्स भी होने चाहिए थे उस पर। इकोनॉमिक इनिक्वालिटी से बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में। अमीरों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, गरीबों के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ह्यूमन वेलफेयर तो खत्म ही हो जाएगा अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा। तो इनकम इनइक्वालिटी होगी, तो जो अमीर लोग डिमांड करेंगे वो असलियत में रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी को नहीं दिखाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कॉमन रहने वाली है। मतलब कि अगर सब प्राइवेट प्लेयर्स काम करेंगे और सबका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाने का, और सबका मेन मकसद प्रॉफिट कमाने का तभी पूरा होगा जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए वो हर चीज को सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे और लेबर को भी सस्ते दाम पे काम करवाएंगे। और जब सब लोग ही ऐसा करेंगे तो लेबर को सस्ते दाम पे काम करना ही पड़ेगा। तो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ। इसका मतलब क्या है? अभी हमने बोला कंज्यूमर सोवर्निटी होती है। कंज्यूमर सोवर्निटी का मतलब है कंज्यूमर को हम किंग मानते हैं, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ये एक झूठ है। ऐसा नहीं है, हम कंज्यूमर को किंग मानते हैं, हम बल्कि उसको नेगेटिव पब्लिसिटी करके, एडवर्टीजमेंट करके उसको लूटने की, उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस देश में क्या है? पिछले 15 साल से, पिछले 10 साल से हमारे देश के अंदर अगर आप देखो टीवी पे जो एड्स दिखाई जाती हैं वो ये दिखाई जाती हैं कि घी मत खाओ, घी से मोटे हो जाओगे, घी की आपको कभी ऐड नहीं दिखेगी। और बहुत सारी जो रिफाइंड कंपनीज हैं वो आपको क्या ऐड दिखाती है? रिफाइंड खाओ, रिफाइंड अच्छा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे आपका दिल की सेहत बनी रहती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने घी की डिमांड को ही कम कर दिया, कंज्यूमर को घी के बारे में नेगेटिवली एडवर्टाइज करके। और इन्होंने अपना रिफाइंड जो ये बेचना चाहते थे, जिनमें इनको मार्जिन ज्यादा है, वो बेचना कंज्यूमर को शुरू कर दिया। तो मेरे भाई काहे का कंज्यूमर किंग हुआ? कंज्यूमर किंग थोड़ी हुआ, कंज्यूमर तो कठपुतली हुई। जिसको जैसा दिखा रहे हो कंज्यूमर वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, और जैसा आप उससे करवाना चाहते हो वही वो आपके लिए कर रहा है। तो कंज्यूमर किंग कहां से हुआ? कंज्यूमर किंग तो तब होता जब वो जैसा चाहता मार्केट में वैसा होता। लेकिन आप जैसा चाह रहे हो, मार्केट में कंज्यूमर से वैसा करवा रहे हो। तो कंज्यूमर सोवर्निटी क्या रह गया? कंज्यूमर सोवर्निटी एक मिथ रह गया, मतलब एक झूठ रह गया। नेक्स्ट, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल मूव इनटू प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। अब पॉइंट क्या है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो उसको जैसा मर्जी यूज करें। तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर जो माल गुड्स को यूज करेगा, रिसोर्सेज को यूज करेगा, उससे क्या बनाने की कोशिश करेगा? लग्जरी गुड्स, क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। गरीबों के लिए वो सस्ता सामान बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो ये भी एक डीमेरिट है कि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल मूव इनटू प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, कि सब लोग लग्जरी गुड्स बनाना शुरू कर देंगे और गरीबों के लिए कोई नेसेसिटीज बनाना नहीं प्रेफर करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई नहीं होता है। नेक्स्ट, वही बात हमने करी, ये उसी का पॉइंट है, लेस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं। मेरिट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स। अब गवर्नमेंट स्कूल्स क्या हैं? गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली हैं क्या? जो बहुत ही सस्ते या बिल्कुल ना के बराबर पैसे लेके पूरी सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एक मेरिट गुड है, एक फायदे का सामान है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्या फ्री में गवर्नमेंट स्कूल चलाएगा? गवर्नमेंट स्कूल के जैसे कोई फ्री का स्कूल चलाएगा क्या? कोई नहीं चलाएगा। तो उससे क्या होगा? पूरी इकोनॉमी में मेरिट गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। मेरिट गुड्स का मतलब वो सामान जो पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है, वो गुड्स जो पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेरिट गुड।
और कोई भी व्यक्ति मेरिट गुड्स सप्लाई करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। नेक्स्ट आओ जी, इसके बाद हमारे जो डीमेरिट्स है वो यहां पे आ गए, और वो क्या आ गए? इनस्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन। इनस्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन, इसका मतलब क्या है? अब जब सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है, तो जब जिस चीज का सीजन आएगा वो उस चीज को तभी बनाएगा, जब जिस चीज का सीजन आएगा वो उस चीज को तभी बनाएगा, और बाकी टाइम अपनी लेबर को क्या कर देगा? भाई भगो यहां से, निकलो। तो उससे क्या होगा? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, और दूसरा प्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो बहुत इनस्टेबल रहेगा। ये नहीं है कि पूरे साल स्टेबिलिटी से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे साल इनस्टेबिलिटी, जब हमारा मन करेगा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सब सारा पॉइंट यही है कि सारी पावर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है, गवर्नमेंट बीच में नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन रहने वाली है और प्रोडक्शन में इनस्टेबिलिटी रहने वाली। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। और प्राइवेट प्लेयर को आपको सस्ता माल या एफिशिएंट माल बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है दबा के जब एडवर्टीजमेंट करता है प्राइवेट प्लेयर, तभी आप उसकी कठपुतली की तरह काम करते हो। कंज्यूमर तभी तो काम करता है जब वो एडवर्टीजमेंट करता है। कौन? प्राइवेट प्लेयर। तो उनका इतना पैसा तो एडवर्टीजमेंट में ही क्या चला जाता है? बर्बाद चला जाता है। तो इसलिए हमारा एक तरीके से क्या हो रहा है? रिसोर्स, जो पैसा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, वो वेस्ट हो रहा है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपकी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे मार्केट में सारे, तो जो बड़ा आदमी होगा वो धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, और इन दी एंड वो क्या क्रिएट कर लेगा? मोनोपोली क्रिएट कर लेगा। मोनोपोली का मतलब आपको पता है, सिंगल सेलर। कभी भी एक इंडस्ट्री अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उस केस में फिर वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जितना महंगा वो चार्ज करेगा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में और कोई सेलर नहीं है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में मोनोपोली क्रिएट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। विनय का डाउट है कि भैया मेरिट गुड्स तो बहुत कंज्यूमर और लग्जरी हो सकते हैं। हाँ बेटा, दोनों हो सकते हैं, लेकिन लग्जरी गुड पूरी सोसाइटी के लिए मेरिट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए मेरिट नहीं हो सकता। बेसिकली जब हम मेरिट गुड्स की बात करते हैं तो हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। लग्जरी तो सिर्फ अमीरों को चाहिए, लेकिन बेसिक नेसेसिटी सबको चाहिए। तो जब भी हम मेरिट गुड्स की बात करते हैं, मैं उसमें ज्यादातर जो लेके चलता हूं वो नेसेसिटीज को लेके चलता हूं, बिकॉज वो ऐसे गुड्स हैं जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगेन मैं अब आपको क्या करने वाला हूं, आज का आपका टारगेट क्या है? आज का टारगेट है, अभी का टारगेट है, आज जैसी आपकी इसके बाद अभी मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद आपको क्या करना है? अभी के अभी बैठ करके इन पूरे पॉइंट्स को एक बार देखना है, रटना नहीं है, क्योंकि अपने को एक बार समझ में आ गया बेसिक फंडा क्या है, तो हमें एमसीक्यू करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी के अभी बैठ के आप क्या करोगे? इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार रीड करोगे, पढ़ोगे, खुद को समझाओगे। नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट आता है, तो अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप करो, वॉइस नोट बना के, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। मुझे मेहनत करने में और बच्चों की हेल्प करने में बहुत मजा आता है, और शायद यही मेरा एक हार्डवर्क है, यही मेरी एक गुडविल है जो बच्चों के साथ क्रिएटेड है, जिसके वजह से मैं यहां तक पहुंचा, और मैं आगे भी करता रहूंगा। ये काम आप लोगों के लिए ही हूं, आप लोगों से ही मुझे बात करके, आप लोगों से ही मुझे, आप लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों से ही मुझे ये फेम मिला है, यहां तक मैं पहुंचा हूं। आगे भी मुझे मेहनत करने का पूरा जज्बा है मेरे अंदर। तो आप मुझे, जब भी आपको कोई डाउट आता है, आप मुझे भेजो वॉइस नोट बना के, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊं, बाई चांस जैसे इसके बाद मेरी अगर कोई नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं। शांति से आप अपना डाउट भेज के शांत हो जाया करो, रिप्लाई की वेट मत किया करो, मैं रिप्लाई आपको आराम से कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल, मेरे ऊपर पक्की जिम्मेवारी है, मैं आपको रिप्लाई जरूर 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 करूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो वॉइस नोट बना करके। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आपका है जी 15 मिनट का ब्रेक, एग्जैक्ट 12:15 पे हम लोग आपकी क्लास शुरू करेंगे, यहीं पर मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे। मिलेंगे जी ब्रेक के बाद, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। घर पे रहो, मजे से रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और
हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बेटा ये तो मेरा धर्म है, आगे बढ़ने के लिए कहना पड़ेगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ जुड़े रहो। मजे से पूरे एंड तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। और सीए कुछ भी नहीं है, मैं वैसे आपके दिमाग में डाल दूं, सीए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। क्या कोई भी कोर्स बहुत आसान है। सिर्फ ये जो 250 ग्राम भगवान ने हमारे को दिए ना, यहां से आप फोकस रहने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए और मेहनत करने का कीड़ा होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज जबरदस्ती करोगे तो लाइफ में कभी उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर कोई चीज को प्यार मोहब्बत बना लोगे आप अपनी, कि मुझे इससे प्यार है, इसको तो मुझे पाके ही रहना है, आप समझ सकते हो कि असलियत में भी जिस चीज से आपको प्यार होता है और जिस चीज को आपको पाके ही रहना होता है, तो उसको आप पाके ही रहते हो अपने पास। पढ़ाई को वैसा बना लोगे ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है जी। पढ़ाई को अगर पा लिया तो दुनिया में ये बात मान लो, अगर पढ़ाई को पा लिया तो फेम और पैसा अपने आप पालोगे, और उसके बाद जो तुम्हें पाना है वो तो तुम पा ही। अब समझने वाले के लिए इशारा काफी है। ओके, टाटा, बाय बाय।